हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनीशा है। मैं यहाँ निर्वाण कोचिंग सेंटर से हूँ। हम यहाँ लगभग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आरबीसी क्लास 10 का फर्स्ट मॉडल पेपर, जिसमें मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक दे सकूँ, आप क्वेश्चन इजीली समझ सको और आप अपने एग्जाम के अंदर 100% स्कोर कर सकूँ। तो आज हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मॉडल पेपर की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है? सोडियम, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जब हम इसको ग्लिसरीन में इमर्स करते हैं तो एक फोटोग्राफिक इमल्शन ही क्रिएट करेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड। सेकेंड क्वेश्चन इज एसिड फाउंड इन एंड स्टिंग। एंड के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? एंड के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, उसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। सेकेंड क्वेश्चन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड्स होते हैं? ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो या एसिड या बेस की तरह रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। जिंक एक ऐसा मेटल है जो या एसिड या बेस की तरह रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ए ऑप्शन। सेकेंड इज नॉट अ नोबल गैस। ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन चार ऑप्शन में से जो नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सियॉन और रेडॉन। यही है हमारी रिएक्टिव सीरीज में जो कि हमारी नोबल गैस है। इसको आप अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हो। हेमा ने, अंकित की, जिराई की, और इसका दूसरा ट्रिक है हेमा, नेहा, अरीना, करीना, जेरोक्स, कॉपी, और लास्ट हमारा एलिमेंट है ओ जी, ये भी हमारा नोबल गैस है। इसमें से कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन, जो इसमें सीरीज में नहीं प्रेजेंट है, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये इनवॉलेंट्री एक्शन एक ऐसे एक्शंस होते हैं जिसपे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप होते हैं, ये मुझसे हमारी बॉडी हम चाहे तो चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है कौन सा? नंबर थर्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये प्रेजेंट है हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट इज what are small thread like branches coming from a nerve cell। nerve cells के अंदर जो thread like branches appear होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हम एक nerve cells का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। बच्चों, ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक नर्व सेल्स के अंदर निकलते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसको हम सेल बॉडी कहेंगे। और ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग शीट, फैटी एसिड की एक कवरिंग लेयर होती है, उसे हम माइलिन बोलते हैं। और लास्ट में ये स्वेलन नोब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। और लास्ट, जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। हमें पूछा गया था थ्रेड लाइक ब्रांचेस, तो हमें पता है थ्रेड लाइक ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इन बॉडी इज डन बाय। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ दो सिस्टम से होती है, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे
nervous system and endocrine system both. C. Next question is reproduction through regeneration occur is reproduction regeneration से कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? फर्स्ट है राइजोपस. राइजोपस के अंदर रीजनरेशन पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर. वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, उससे थ्रू वो रीजनरेशन करते हैं, के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया क्या होता है? वो रीजनरेशन करता है, रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है. वो क्या करता है? अपनी बॉडी को अलग 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 पार्ट में कट करता है और उसके हर एक पार्ट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके. तो हमारा आंसर है यहाँ पे प्लेनेरिया. और अमीबा, अमीबा सिंपल नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करता है और एडवर्स कंडीशन कभी हो तो वो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है. ब्रायोफिल, ब्रायोफिल रिप्रोडक्शन करता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ. सोलर सेल्स है वो किससे बने हुए होते हैं? सोलर सेल्स बने हुए होते हैं बच्चों सेमी कंडक्टर के. तो हमारा ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रेटिना द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. रेटिना के अंदर जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है? जो इमेज रेटिना में बनती है वो हमेशा ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होगी. रियल और इन्वर्टेड क्यों होती है? क्योंकि हमारे लेंस के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके. ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तब भी और ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तब भी, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? ऑलवेज इन्वर्टेड एंड रियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनासोर बिलोंग टू क्लास. डायनासोर कौन से क्लास से बिलोंग करता है? हम जानते हैं डायनासोर मेसोजोइक इरा से बिलोंग करता है और उस इरा को इरा ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं. हम लोगों ने देखा है डायनासोर्स की बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और डायनासोर भी अंडे से हैच आउट्स होते हैं, मतलब वो भी अंडे से ही बाहर निकलते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज कौन से क्लास की है? वो रेप्टिलिया क्लास की है. और डायनासोर को एक डरावनी छिपकली भी कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सी, रेप्टाइल्स. हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड डैश यूज फॉर वेल्डिंग. ऐसे दो कौन से मिक्सचर है जिनके कंबशन हमारे वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है? वो हमारा आंसर है इथाइलिन. जब हम इथाइलिन को ऑक्सीजन के सामने बर्न करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देता है 3000 डिग्री सेल्सियस, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर वेल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा इथाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वेलाई टेक्स प्लेस थ्रू. एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वेलाई के अंदर कैसे होता है? जैसे कि हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये हमारी एल्वेलाई है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है. एल्वेलाई के अंदर जो हमने बाहर से ऑक्सीजन गैस इनहेल की है उसमें O2 का कंसेंट्रेशन होता है 104 और CO2 का कंसेंट्रेशन होता है 45 और यहाँ पे O2 का कंसेंट्रेशन होता है 45 और CO2 का कंसेंट्रेशन होता है 40. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है और CO2 इधर से उधर मूव करेंगे. सिंपल एग्जांपल हम हमारे डेली लाइफ का लेते हैं. जब हमें किसी रूम में खड़े और हम किसी कॉर्नर में परफ्यूम को डालते हैं और छिड़कते हैं तो हमें पूरे रूम में स्मेल आती है. वो कैसे होती है? जो भी एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट शो करते हैं. वही मूवमेंट हमारे यहाँ पे होता है और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. तो यहाँ पे O2 यहाँ से यहाँ मूव करेगा और CO2 यहाँ से यहाँ मूव करेगी, तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मूविंग डैश इन अ कंडक्टर क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट. जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड. वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग से बनते हैं उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन ऑटोट्रॉप इज फुलफिल्ड बाय. जो कार्बन की और जो कार्बन की जो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, जो कार्बन की और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट के अंदर कौन फुलफिल करता है?
वो करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या करेंगे, ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। Next question is, the properties of element are a periodic function of their atomic number. इसका मतलब है जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन किसकी होती है, जब हम एक एलिमेंट, जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक नंबर से, तो हर एक मतलब एक स्पेसिफिक गैप के बाद में वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन। किसके पीरियोडिक फंक्शन होंगे, उनके एटॉमिक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अब इसकी रिएक्शन क्या है, जब हम स्लेक लाइम को CaOH2, जब हम इसकी रिएक्शन CO2 गैस के साथ में करवाएंगे तो ये एक मार्बल का फॉर्मेशन करेगा CaCO3 प्लस हमारा H2O वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए, ये CaCO3, ये हमारा क्या हो गया, मार्बल का फॉर्मूला। Which salt does not have water of crystallization? ऐसा सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनाता है, जिसमें वाटर के क्रिस्टल्स नहीं बनते, वो हमारा आंसर है बेकिंग सोडा। सोडा के अंदर हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं देखते, हम इनके फॉर्मूला देखते हैं, NaHCO3, NaHCO3, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनता। हम इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है .10H2O। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा, और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे Na2CO3 है, यहाँ पे NaH, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ पे Na2CO3 और 10H2O। मम्मी कपड़े कितने पानी में धोएगी, 10 पानी में। और पीओपी का फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमारे घरों में पीओपी करने के लिए काम आता है। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, आधा पानी। जब उस आधे पानी में अपन 3/2 वाटर और ऐड कर देंगे तो वो बनाता है जिप्सम। कौन सा सम, जिप्सम। CaSO4.2H2O, जो कि हमारे वॉल में डिजाइनिंग करने के लिए काम आता है, वो होता है जिप्सम। इन सब के एक एक दो दो यूजेस पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और मॉइस्चर। ऐसा मेटल जो वाटर और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, वो है कॉपर। ऐसे तो लेड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सब होते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवली हम देखें तो हमारा कौन सा मेटल है, वो कॉपर। सेकेंड इज, राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ डोबेरियन ट्रेट। डोबेरियन ट्रेट क्या होता है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये हमारा डोबेरियन ट्रेट कहता है। तो इसका एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन,
and iodine. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन. ये तो हमारे पहले आ रखा है क्वेश्चन. ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उन एक्शंस को कंट्रोल करता है? वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि एक हिंड ब्रेन का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा होगा. अभी ये सोच रहे होगे मैम ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन एन अराउंडिंग इन एन एरिया. जो एरिया है उसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. इसकी ऐसा यूनिट है वेबर. राइट अबाउट द थिक वॉल फाउंड अराउंड द स्पोर. जो स्पोर के ऊपर जो थिक वॉल प्रेजेंट होती है, हम एक स्पोर एंजाइम का डायग्राम बनाते हैं. ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसका एग्जांपल है राइजोपस. ये इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं. इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं स्पोरेंजियम. ये कवरिंग क्या करती है? प्रोटेक्ट द, किसको प्रोटेक्ट करेगी? प्रोटेक्ट द स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशंस. ये जो स्पोर एंजाइम बना है, ये स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन उनके फेवरेबल नहीं हो, उनमें उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और ये राइजोपस के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट इज विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन. ओशन से कौन सी एनर्जी पाई जाती है? ओशन से हमें मिलती है, फर्स्ट है टाइडल एनर्जी. सेकेंड इज ओशियन वेव एनर्जी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ऑन कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट अ टाइम टू अ सिंगल सॉकेट. जब हम एक साथ में बहुत सारे अप्लायंसेस, फ्रिज को जोड़ दिया, टीवी को जोड़ दिया और एक ही स्विच से जोड़ दिया, तब क्या होगा? जब the socket become overloaded, overloaded and MP को, जब हम एक साथ में बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही स्विच से जोड़ देंगे तो हमारे घरों में एमसीबी लगी हुई होती है, वो नीचे की ओर गिर जाएगी. क्यों गिरेगी? ताकि हमारे घर के अप्लायंसेस को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो खराब ना हो, इसलिए ये एमसीबी नीचे गिर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपाउंड ऑब्टेन इन द स्लरी ऑफ बायोगैस प्लांट. ऐसे कंपाउंड जो हमें बायोगैस के स्लरी के लिए स्लरी में मिलते हैं. कंपाउंड like of nitrogen and phosphorus. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, उनके कंपाउंड हमें स्लरी और बायोगैस के अंदर मिलते हैं. ये जो स्लरी होती है ये फर्टिलाइजर के तौर पे खेतों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ये हमारे जो खेत है उसको बहुत ही अच्छा फ्लुएंट, मतलब उसके और भी उसको अच्छा बनाने काम आता है. नेक्स्ट इज हु प्रेजेंटेड द
view of force of an electric current conduction in the magnetic field. Andre Mary Humphrey. Next question is, write the formula and unit of power of a lens. Formula और unit क्या है power of a lens? Power of a lens क्या होता है बच्चों? The formula power of lens क्या है? P equals to 1/f. The unit of power of lens is diopter. इसको हम diopter लिखते हैं dB. और अगर इस dB को हम मीटर में लिखेंगे तो 1 dB equals to 1/1 मीटर, और सेंटीमीटर में करना तो 1/100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द 2 यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड के कोई 2 यूजेस हम जानते हैं. इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं इथेनोइक. इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH आया. इसके 2 यूजेस क्या हैं? टू मेक ईस्टर और विनेगर के बनाने में काम आते हैं. नेक्स्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप. सोप के प्रिपरेशन में भी ये काम आते हैं, और ये इंडस्ट्रियल के भी बहुत ज़्यादा यूज आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फॉर्मूला, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. फॉलोइंग कंपाउंड के हमें नाम लिखने हैं. हम इनको जानते हैं 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है. हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है. 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. लेकिन यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चों? डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है. डबल बॉन्डिंग को हम इन से शो करते हैं, तो हमें पता है ये प्रोप है, तो इसका हो जाएगा प्रोपीन. नेक्स्ट इधर ये है हमारा इथेनॉल. इथे और फिर नोल, OL, ये एल्डिहाइड ग्रुप का आया. C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फैक्टर डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड. जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो किसी भी लेंस की, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2, उन दोनों पे भी वो डिपेंड करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 एलिमेंट दैट प्रोवाइड न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने वाले 2 एलिमेंट्स के नाम लिखना है. हम जानते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये 2 एलिमेंट है जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is the tungsten used almost for filament of electric bulb? ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछा जाता है कि which filament is used in the electric bulb, और वही क्यों यूज किया जाता है? क्यों? सिंपल है, टंगस्टन हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड रेजिस्टेंट ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, और वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं हाई रेजिस्टिविटी के लिए. अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू विच द फिलामेंट ब्लिंक begin to blow and get illuminated. जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से क्या होंगे? वो ब्लो करने लगेंगे, जलने लगते हैं. इनकी हाई मेल्टिंग और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से ही हम बल्ब के अंदर टंगस्टन का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज इन अ पीरियड वाई. जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है. क्यों घटती है? पहले तो हम बताते हैं पीरियड्स क्या होता है. जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आगे की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. जो ऊपर से नीचे जाते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं. तो हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट से राइट इधर से इधर मूव करेंगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैलेंस शेल. वैलेंस शेल्स क्या होता है बच्चों? वैलेंस शेल्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में प्रेजेंट हो. जैसे कि हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, उसके 2,4, उसके फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4.
तो वैलेंस शेल वो होते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस शेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन अ पीरियड सो द इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीज, जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी है धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं, इनको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है। ये लोग क्या करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन को जैसे कोई आया, भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ ले लो, ये इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये कार्बन, इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये शेयरिंग क्यों करता है, ये देता क्यों नहीं है या लेता क्यों नहीं है, सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बच्चा, कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, हमने अभी देखा था कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ताकि इसके भी ऑक्टेट पूरे हो जाए और किसी और एलिमेंट के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने देखा यहाँ पे लूजिंग टेंडेंसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का रीजन ये होता है जैसे इलेक्ट्रॉन लेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है इनके लास्ट शेल में या तो 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे कि ये किसी और एलिमेंट के साथ में रिएक्शन शो ना करे। तो इसीलिए जैसे हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन अ पी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो घटती जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी आने लग जाएगी उनके अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन ऑक्साइड ऑफ लेयर, जो किसी ऑक्साइड की एक थिन लेयर बना देगी ऑफ एल्यूमिनियम। दिस oxide layer can be dyed easily to form attractive aluminum articles। ये एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोटिंग कर लेते हैं सब्सटेंस के ऊपर, ताकि वो क्या होता है, जैसे उसमें रस्टिंग ना लगे, जैसे वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, लंबे समय तक हमारा वो मटेरियल चल सके। ये किस लिए काम आता है, हमारे घर पे जैसे यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम आएगा, डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए काम आता है, और अट्रैक्टिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज टाइड बाय थ्रेड, व्हिच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड एंड व्हाई। जब हम फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसको टाइड अप मतलब बांध देंगे तो क्या होगा, और ये एक्टिविटी क्या इफेक्ट करेगी। इन फीमेल ऑन tying the fallopian tube by thread, the egg will not reach to uterus। जैसे कि हम एक फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ये एक फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ साइड से, तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से अलग करके टाई अप कर दिया। टाई अप करने का सेंस ये है बच्चों, टाई अप करने का सेंस ये है बच्चों, इससे क्या होगा, जो भी एग बना है वो आगे यहाँ यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा। जब वो यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा उसका रिजल्ट क्या होगा,
स्पर्म विड नॉट फ्यूज, जैसे स्पर्म ने एंट्री ली यूट्रस के अंदर, स्पर्म आ गया लेकिन यहाँ एग तो है ही नहीं, तो जब एग नहीं है तो उनका कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन ना होने का मतलब है यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई जाइगोट ही नहीं बनेगा, कोई एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा, इसलिए ये एक सर्जिकल मेथड है। नेक्स्ट इज राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, हमें नाम से ही पता चल रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म से रिलेटेड हो, oogenesis जो ओवरी से रिलेटेड हो। इट टेक प्लेस इन टेस्टिस, ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। इट टेक प्लेस इन ओवरी, ये प्रोसेस ओवरी के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल लाइफ इन द एनिमल, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर पूरी लाइफ पीरियड चलता है। ये एक ऐसा नहीं कि किसी टाइम का पीरियड आने के बाद ये बंद हो जाएगा या रुक जाएगा या आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये एक टाइम के बाद में ये बंद होता है, ऐसा नहीं होता। ये पूरी लाइफ टाइम जब तक वो ह्यूमन है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता रहेगा। और यहाँ पे दिस प्रोसेस स्टॉप आफ्टर अ डेफिनाइट एज, जैसे कि हम जानते हैं फीमेल के अंदर एक पीरियड आता है मेनोपॉज, जब उनकी पीरियोडिक साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। जब उनको पीरियोडिक साइकिल स्टॉप होगी तो उनके अंदर ये ओवरी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक डेफिनाइट एज स्पेसिफिक पीरियड है, एक एज के बाद ये पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट इज, और हम ये भी बोल सकते हैं ये लंबे समय तक चलता है, ये कम समय तक चलता है। What is galvanometer? Write its uses. Galvanometer क्या होता है? A galvanometer is an instrument that can detect the presence of current. सर्किट के अंदर, जैसे हमने कोई भी नॉर्मल सर्किट बनाया है उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सर्किट के अंदर क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, कैपिटल जी, ये हम सर्किट में जोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give one advantages and one disadvantages of using a solar cooker। सोलर कुकर यूज करने का एक एडवांटेजेस और एक नुकसान क्या है। एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर क्या है, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ड्यू टू नॉन बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल का यूज नहीं है, हमने कुकर लिया, खाना डाला, जाके छत पे रख दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खाना बनेगा, उसमें हमारी कोई भी फ्यूल, इंजन का, ईंधन का यूज नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, दे डू नॉट वर्क एट नाइट। नाइट में कैसे वर्क करेगा, इसको वर्क करने के लिए सनलाइट चाहिए, और रात को तो सनलाइट होती नहीं है, तो जब रात को मेरे को खाना बनाना होगा तो सोलर कुकर वहाँ पे काम नहीं आएगा। एंड इन रेनी एंड क्लाउडी डेज, जब बादल छाए हुए होंगे, बारिश हो रही होगी, तब तो धूप आएगी ही नहीं, और जब धूप नहीं आएगी तो सोलर कुकर इन सब का कोई भी यूज वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट इज, in the given circuit calculate the resistance between point A and B। एक पॉइंट दे रखा है एक सर्किट के अंदर, हमें उसका रेजिस्टेंस पता करना है। इन सीरीज, बच्चा याद रखना जब भी कोई भी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखा हो, डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, सीधे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 4 और 4, हम सीधे उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस R2, तो हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। 4 और 4 कितने होते हैं, 8, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम। और अगर कहीं हो जब हमें सीरीज में ना दे रखा हो और पैरेलल में दे रखा हो, तब हम वहाँ क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखा हो, जैसे कि 2, 3, 4, तो हम इनकी वैल्यू कैसे नोट करेंगे, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जो भी इनकी वैल्यू ऐड डाउन होगी वो अपॉन में होगी।
यही इन लोगों का बेसिक डिफरेंस है। सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, डायरेक्टली उसको हम एड अप कर लेते हैं, जबकि हम पैरेलल में क्या करते हैं, उनकी वैल्यू अपॉन्स में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन था हमारा, अगर हमने उसी को रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा तो हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू को अपॉन में ऐड करेंगे, 1/8 प्लस 1/4। जब हमने इसका एलसीएम लिया दोनों का तो 8 आया, ऊपर 1 प्लस 2, देन हमारा वैल्यू क्या हो गई 3/8। हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, अपॉन में, हमारे पास वैल्यू आई 8, 3/8। तो जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास में 3/8, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 8/3 ओम, और इसको हम पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2.66 ओम। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, उसमें क्या क्या होता है वो हम सब देखते हैं। फर्स्ट, द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडेंट, इसमें कोई एक, जैसे कि रिएक्टेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, उसमें से कोई एक रिएक्टेंट में एक चीज होगी वो हो जाएगी ऑक्सीडाइज, while the other get reduced, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सिंपल चीज है, एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, एक हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा एक का। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, एन एवरीडे एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, हम सिंपल एक अपना नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो गया। एक तो बचा, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ तो टॉप कर गए और कुछ तो फेल हो गए, तो दोनों होंगे एक ही चीज के अंदर, तो वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि आयरन, आयरन का रिएक्शन जैसे ही हम क्या करवाए, वाटर के साथ में करवाए, H2O, जब वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3। उरे, जब हमने आयरन को खुले हवा में रखा, पानी उस पे गिरा, तो क्या लग गया आयरन के ऊपर, जंग, जंग लग गया, मतलब Fe2O3। द फर्स्ट आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जब आयरन ऑक्सीजन मतलब मॉइस्चर के जब प्रेजेंट में रहेगा, वाटर के प्रेजेंट में रहेगा, विल लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा बिकम पॉजिटिव चार्ज, एंड देन आयरन इज ऑक्सीडाइज। उसका मतलब क्या होगा, जैसे वो उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और आयरन क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। दिस इलेक्ट्रॉन आर देन यूज टू रिड्यूस ऑफ द ऑक्सीजन वाटर, जैसे वाटर को क्या करेगा, H2O किसमें टूटेगा, H प्लस और O माइनस आयंस में टूटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हमारे आयरन से निकले हैं वो, और जो 4H प्लस आयन जो यहाँ से आए हैं, ये सब रिएक्ट करके 2H2O बनाएगा, वाटर बना। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन कैसे होगा, रिड्यूस मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, आयरन रिएक्ट विद OH माइनस आयन। अब आयन किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, ये इसका रिएक्शन हो गया, और ये हमारे H4 इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन ने निकाले इसकी भी रिएक्शन हो गई, बचा क्या, OH माइनस आयन, तो यहाँ ये रिएक्शन शो करेगा हमारे आयरन के साथ में, और FeOH होल ट्वाइस से क्या बनाएगा, Fe2O3, जो कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। इसकी एक सिंपल ट्रिक ये भी है बच्चों कि हम लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होगा आप समझोगे, ऑयल का क्या है, ओ रेफरेंस करता है, यहाँ पे रेफर करता है ऑक्स, रेड चलेगा ना, चेंज करूँ,
हम यहाँ ऑक्सीडेशन का एक सिंपल ट्रिक है, ऑयल। ऑयल का मतलब यहाँ ओ रेफरेंस करेगा ऑक्सीडेशन। आई का मतलब है इज, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, इज। एल का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब है रिज। रिज का मतलब सिंपल है बच्चा, आर का मतलब है रिडक्शन, आई का मतलब है इज, जी का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारी रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो होगा हमारा रिडक्शन। जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा था, जैसे कि हमने देखा था Fe, आयरन ने क्या किया था, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीजन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये हो गया रिडक्टेज, रिडक्शन ऑक्सीजन का। यहाँ पे हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। When mixing solution of lead nitrate and potassium, जब हम lead nitrate और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा lead nitrate की रिएक्शन है। जब उसको 2Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो lead सेकेंड आयोडाइड बनेगा और KNO3 हमारा बचा। तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट हमारा क्या रहेगा, येलो कलर। कलर कैसा रहेगा हमारे प्रेसिपिटेट, जो नीचे जो हमारी प्रेसिपिटेट बच जाएगी उसका कलर कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। थर्ड, नेम द प्रेसिपिटेट कंपाउंड, प्रेसिपिटेट कंपाउंड जो बच गया उसका नाम। प्रेसिपिटेट कंपाउंड इज लेड सेकेंड आयोडाइड, जो बचा वो कौन सा है, लेड सेकेंड आयोडाइड। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ही रिएक्शन में 2 एलिमेंट अपनी जगह को चेंज करते हैं, तो बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज 2 आयनिक कंपाउंड, 2 आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट हुए एंड द पॉजिटिव आयन जो कैटायंस होगा एंड द नेगेटिव आयन ऑफ द 2 रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर प्लेसेस, उन्होंने अपनी जगह क्या कर ली, आपस में चेंज कर ली। जैसे कि हम जानते हैं ये ए, ये हम सिंपल इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल तरीका होता है जब ए बी के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ए बी प्लस सी डी, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारी रिएक्टेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी डी। ये सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पे ए बी ने क्या किया, अपनी जगह को सी के साथ में चेंज कर लिया, यही यहाँ पे रिएक्शन में हुआ। NO3 होल ट्वाइस ने क्या किया, अपनी जगह चेंज कर ली आयोडीन के साथ में, तो लेड आयोडीन बन गया, आयोडाइड बन गया, और 2KNO3 यहाँ पे हमारा बच गया। Next question is, name the hormone secreted by thyroid gland in human, write its function. Thyroid gland, thyroid gland कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायराइड। थायराइड से ग्लैंड से सीक्रेट होगा थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप, इसका शेप कैसे होता है, बटरफ्लाई के जैसा इसका शेप होता है, और इसके अंदर थोड़ी से पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन लोकेटेड इन द बेस ऑफ द नेक, नेक के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस स्टोर, जो बनाता भी है स्टोर भी करता है, एंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे सीधे ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, हार्मोन को सीधा स्रावित कर देगा, मतलब रिलीज कर देगा। नेक्स्ट, thyroid gland uses iodine from the food you eat to make 2 main hormone। थायरोक्सिन ग्लैंड क्या करेगा बच्चा, जो भी हमने खाना खाया उसमें से आयोडीन लेगा और 2 मेन हार्मोन बनाएगा। 2 मेन हार्मोन कौन से हैं, T3 एंड T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। T3 एंड T4 2 हार्मोन बनाएगा।
थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है, फैट का है, प्रोटीन का है, वो सब कंट्रोल कौन करेगा? हमारा थ्री और T4 हार्मोन जो रिलीज किया है वो ही क्या करेंगे? हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और हमारे प्रोटीन का जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। Therefore, it is released to growth and development of the physical and mental facilities. ये इसका डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट करेगा? बॉडी के फिजिकल बाहर के अपीयरेंस में तो हेल्प करेगा, मेंटल एबिलिटी के लिए भी हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 इन बॉडी कॉज, जब क्या हो हार्मोन बहुत ज्यादा, हमने बहुत ज्यादा नमक खा लिया, हमारे बॉडी ने बहुत ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया, उसने T3 और T4 हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज किए, उससे क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब भी होता है, हम बोलते हैं ना इंसान बहुत ज्यादा हाइपर होता है, हाइपर हो रहा है मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो चीज जब ज्यादा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। लो अमाउंट ऑफ T3 एंड T4, जब T3 और T4 का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में नमक की सिर्फ एक आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी डिजीज होगी? उससे सिंपल एक ही डिजीज होगी, उसको बोलते हैं गॉइटर, उससे गिंगा रोग भी बोलते हैं। उससे क्या होता है? पूरा जो हमारी नेक होती है वो सूल मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, बड़ी सी नाक ऐसे गर्दन निकल के बाहर आती है, इंसान बहुत ही खतरनाक लगता है। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज गॉइटर डिजीज का नाम है। इन दिस स्वेलिंग क्या हो जाता है? स्वेलिंग मतलब फूलना, एंड बल्जिंग टेक प्लेस इन द थायराइड ग्लैंड। हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थोड़ा सा फूल के वो बाहर की ओर आ जाता है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चा? हमने बात की थी, हम समझाते हैं, मैंने बहुत से समझाया बच्चों को, वापस समझाती हूँ मैं आपको। क्या हुआ था? बहुत टाइम पहले की बात है, दो साइंटिस्ट आपस में साथ में वर्क कर रहे थे, एक थे हमारे चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हमारे मेंडल, तो हम सब जानते हैं, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया है। दोनों साइंटिस्ट अपना अपना वर्क कर रहे थे। जो मेंडल का वर्क था वो सारा मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने सारा रिटर्न वर्क किया, लोगों को इतना समझ नहीं आया, तो थोड़ा समझने में लोगों को डिफिकल्ट लगा। लेकिन जो चार्ल्स डार्विन का वर्क था उन्होंने बहुत ही इजी और नेचुरल में बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिए कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है, ये पेड़ पे चिड़िया ग्रीन से हरी कैसे हो गई, तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो उस समय क्या हुआ? मेंडल के वर्क पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो उनके मरने के 7 साल बाद में उनका वर्क मतलब उनको सम्मानित 7 साल बाद में किया गया। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने बच्चा क्या दिया? चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब भी ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जो आप या मैं सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर खुद एक ऐसी कंडीशन देगा, कभी एडवर्स देगा, कभी फेवरेबल देगा, कंडीशन के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म को नेचर खुद अपने आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डार्विन ओनली दोज इंडिविजुअल सर्वाइव विच आर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में अडेप्टेड है, जो इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, एंड एनिमल विच डू नॉट अडेप्ट, और जो उस इन्वायरमेंट में अडेप्टेड नहीं है, जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अडेप्ट करेंगे उस इन्वायरमेंट को, स्लोली एंड स्लोली आर डिस्ट्रॉयड। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेगा वो तो लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? कुछ टाइम के बाद में वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खुद ही वहां पे मर जाएगा। इसका हम सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? जैसे कि एक पेड़ है, हमने एक पेड़ है, उसमें सारी चिड़िया कैसी थी? पहले रेड थी, चिड़िया का कलर था रेड और पेड़ का कलर होता है ग्रीन। जैसे शूटर्स आए, उन्होंने देखा, उनको इजीली रिकॉग्नाइज हो गया, ग्रीन पेड़ पे रेड चिड़िया रिकॉग्नाइज करना एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा इजी है, तो उन्होंने इजीली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और उनको सारी चिड़िया वहाँ पे मर गई। फिर उन्होंने क्या किया? अपने अंदर थोड़े से वेरिएशंस लाए। उन्होंने क्या किया? पेड़ का कलर भी था ग्रीन, उस चिड़िया ने अपना कलर भी क्या कर लिया? चेंज करके उसने अपना कलर भी कर दिया ग्रीन। तो जैसे ही वहाँ शूटर्स आए, उनके लिए ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल हो गया।
क्योंकि ग्रीन पेड़ पे ग्रीन चिड़िया रिकॉग्नाइज करना इतना इजी नहीं है, तो उनका सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उनका सर्वाइबिलिटी जो पॉइंट था वहाँ पे वो बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया। तो वही चीज यहाँ पे है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म with variation that help them to survive in the environment। जो जितना अपने अंदर वेरिएशन लाएगा वो environment उतना easily अपने आप को क्या कर पाएगा, survive कर पाएगा, उनका long time living time period जो होगा वो लंबा हो जाएगा। competitive, better and reproduce more than those of that have variation। और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को reproduce करेंगे ताकि वो ज़्यादा क्या कर सके, वेरिएशन शो कर सके। Example involving long neck has been enabled giraffe to feed on leaves that the other can't reach and giving them a competitive advantages। जैसे हम लोग देखते हैं, पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, पहले उनकी नेक जो थी वो छोटी ही थी। उन्होंने क्या किया, अपने सराउंडिंग के आसपास एनवायरनमेंट से लीफ खाना स्टार्ट किया। फिर जब नीचे लीफ खत्म हो गई, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लेके आए। चेंजेस इन द सेंस उन्होंने अपनी जो लॉन्ग की लेंथ नेक गर्दन की जो साइज है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसको इंक्रीज किया। और हमने जो आज जिराफ देखते होंगे गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये वेरिएशन एक दिन में नहीं है, इनको बहुत लंबा टाइम लगा उनके अंदर ये वेरिएशंस लेके आने में। सेकेंड, लेस फिट ऑर्गेनिज्म डाई, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं होगा वो मर जाएगा। एंड मोर फिट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, तो जितना इन्वायरमेंट ज़्यादा फिट होगा वो क्या कर पाएगा, वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। जो नहीं फिट होगा वो तो मर गया, और जो फिट है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा प्लेनेरिया का डायग्राम। प्लेनेरिया के डायग्राम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आई स्पॉट से ये आगे गैंग्लिया प्रेजेंट है, या नीचे की ओर इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ के जस्ट ऊपर यहाँ फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। हम प्लेनेरिया और फिर यहाँ नीचे वेंट्रल नर्वस कॉर्ड इसका प्रेजेंस होता है ये पूरा। हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। प्लेनेरिया कॉमनली नोन एज, नोज का कॉमन नेम क्या है, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं उसे। बॉडी इज लॉन्ग फ्लैट बॉडी ट्राइंगुलर हेड, इसका हेड जो होता है ना वो ऐसा होता है बच्चा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर से क्या होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, with two eyes, और उसके ऊपर 2 eyes प्रेजेंट होते हैं। प्लेनेरिया इट cut into pieces and each piece has the ability to regenerate into a fully formed body worm। जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर हम जानते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन का रिप्रोडक्शन होता है। उसका बॉडी पार्ट जितने भी पार्ट्स में कटेड होगा उसके हर एक पार्ट में इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। इट comes under the phylum Platyhelminthes। प्लेटी का मतलब ही होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटे, हेलमेंथीज वो वर्म जो चपटे होते हैं। फ्रेश वाटर प्लेनेरिया का नाम है डुगेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायफोकल लेंथ। बायफोकल लेंथ क्या होता है, बाय का मतलब ही होता है दो, जो दोनों लेंस हो, जिसमें कि नियर साइटिसनेस और फार साइटिसनेस, जिस इंसान को पास की और दूर की नजर दोनों ही कमजोर हो उनके लिए लेंस होते हैं बायफोकल लेंस। A common type of bifocal lens consists of both concave और convex lens। उनमें दोनों तरह के लेंस प्रेजेंट होते हैं। Focal length is defined as a lens having two portion of different focal power used for different distance, most likely distance and near, ideal for both myopia and presbyopia condition। ये कौन सी कंडीशन में काम आता है, जिस व्यक्ति को प्रेस बायोपिया हो रखा, मतलब उसकी पास की और दूर की नजर दोनों ही कमजोर हो, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बाइफोकल लेंस का यूज करता है। उस एक ही लेंस के अंदर क्या होता है, नीचे दूसरा लेंस होता है और ऊपर दूसरा लेंस होता है। एरिया ऑफ लेंस यूज फॉर डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस पोर्शन डीपी बोलते हैं। एरिया ऑफ लेंस यूज फॉर नियर पोर्शन एनपी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ बाइफोकल लेंस डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1784। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बाइफोकल लेंस की डिस्कवरी की थी। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई वो आई होती है जिसमें इमेज रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से पीछे बनती है, जैसे कि
ये हमारी नॉर्मल आई है। हमारी नॉर्मल आई में इमेज कहाँ बनेगी? नॉर्मल आईज के अंदर जैसे भी आईज रेज आई है, लाइट रेज आती है, इमेज सीधी कहाँ बनती है? हमारे रेटिना के ऊपर। ये हमारा रेटिना है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिक आई हो, मतलब उसकी इमेज, उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाए, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना से पीछे, पीछे की ओर इमेज बनती है। हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक को लॉन्ग साइटिसनेस भी बोलते हैं। लॉन्ग, जितना लंबा नाम, सिंपल ट्रिक ये हाइपरमेट्रोपिक लंबा नाम है, मतलब दूर की नजर, लॉन्ग साइटिसनेस भी बोलेंगे। और मायोपिया, मायोपिया क्या है? मायोपिक आई क्या होता है बच्चा? छोटा नाम, तो उसको शॉर्ट साइटिसनेस भी बोलते हैं। पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस नियर बाय। इसमें इंसान क्या करता है? दूर के ऑब्जेक्ट तो इजीली देख पाता है, लेकिन जो चीज उसके पास में है उसको वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से पीछे इमेज बनती है। कौन क्या होगा? डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की जो साइज होगी ना, उसकी आई लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी छोटी हो जाती है। इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। रेमेडी क्या है? इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। हम क्या करेंगे? यहाँ बीच में एक फोकल लेंथ लगाएंगे कॉन्वेक्स का। जैसे हमने लेंस लगाया, इमेज कहाँ बनेगी? हमारी रेटिना के ऊपर। ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बिफोर द आई, आई से पहले क्या करेंगे? एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। उससे क्या होगा? इमेज हमारी सिर्फ रेटिना के ऊपर ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है और उसके कॉज क्या है? राइट वन वे टू प्रिवेंट। हम एक सिंपल वन वे प्रिवेंट करेंगे कि हम कैसे टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट विच कोरोड्स, वो क्या सड़ जाते हैं। व्हेन द पीएच वैल्यू इन द माउथ इज बिलो 5.5, जब भी हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी तो हमारे दांतों में क्या होगा? जो प्रेजेंट शुगर होगा उसका डाइजेशन होगा और हमारे दांतों में क्या हो जाएगी? सड़न पैदा हो जाएगी। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग शुगर, शुगर को खाने के बाद में प्रेजेंट इन द चॉकलेट एंड स्वीट्स गेट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ थ्रू एसिड, और वो क्या करेंगे? एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। दिस लोअर द पीएच वैल्यू इन द माउथ, उससे क्या होगा? जैसे एसिड बना, हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो घट जाएगी, और जैसे ही 5.5 से वो पीएच वैल्यू घटी तो हमें क्या हो जाएगा? टूथ इनेमल की प्रॉब्लम हो जाएगी। टू प्रिवेंट, हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? फ्रॉम डिकेइंग टूथपेस्ट इज यूज बिकॉज इट इज अल्कलाइन। हम क्या करेंगे? सिंपल है, मम्मी बोलती है हमें कि रोज दिन में 2 टाइम, ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश से क्या होता है? जैसे ही हमारे मुंह में अल्कलाइन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बन गया तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने ब्रश किया तो हमारा टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, तो वो सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को वहां पे क्या कर देगा? खत्म कर देगा। एंड न्यूट्रलाइज द एसिड produced in the mouth and help to prevent lowering the pH value in the mouth, और इससे हमारे माउथ के अंदर जो pH वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? वहां पे घट जाएगी। on which the strength of acid and base depend, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? सिंपल, हम बोलते हैं एक चीज एसिड है, एक चीज बेसिक है। हम क्यों बोलेंगे कोई चीज एसिड है कोई चीज बेसिक है? सिंपल, डिपेंड करता है उसके H+ और OH- आयंस के ऊपर, कि कोई भी सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद में कितना H+ आयन देता है और कितना OH- आयन देता है, उसी पे डिपेंड करता है उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर। The strength of acid and base depend on the number of H+ and OH ions, कि वो कितने H+ आयन कितने हैं और OH आयंस कितने हैं in the solution. Acid that provide more number of H+ are known as strong acid. 2 strong acid के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, HCl और H2SO4. Base that provide more number of OH ions are known as strong base. Example है NaOH और KOH. The strength of an acid and base can also be determined by the degree of ionization of acid and base, which differ for different acid and base. हर एक acid और base की क्या होता है बच्चा? ionization of प्रॉपर्टी होती है, सब एसिड और बेस की अलग होती है। कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग बेस होंगे तो कुछ वीक
बेस होता है। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। जो कंसंट्रेशन होता है प्योर वाटर की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7। व्हाट इज पीएच स्केल? अब हम बात करते हैं पीएच स्केल। हम बोलते हैं एसिड और बेस को हम पीएच स्केल पे मेजर करते हैं, उसको मेजरिंग करने के लिए काम आती है। पीएच स्केल होती क्या है? पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी पावर है, विच इज मेजरमेंट which is a measurement of the hydrogen ion कंसंट्रेशन इन द बॉडी। हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। द पीएच स्केल मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज। एक सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसको मेजर करने के लिए क्या है, पीएच वैल्यू का हम पीएच स्केल का हम यूज करते हैं। द टोटल पीएच स्केल रेंजेस, पीएच स्केल की टोटल वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 1 to 14। पीएच स्केल की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेकर लास्ट एंडिंग पॉइंट है उसका 14, और 7 जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, वो हमारा प्योर वाटर होता है। मैं नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रही, प्योर वाटर जिसकी पीएच स्केल क्या होती है 7, और 1 से लेकर 7 तक जो यूनिट होगी वो हमारा एसिडिक होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जिसकी वैल्यू 7 से कम हो वो एसिडिक इन नेचर होगा, और जिसकी वैल्यू 7 से भी ज्यादा हो वो बेसिक इन नेचर होता है। इज कंसिडर टू बी न्यूट्रल, जिसकी वैल्यू 7 आएगी उसको अपन न्यूट्रल बोलेंगे। द पीएच वैल्यू लेस देन 7 is known as acidic and the greater the 7 is said to be basic or alkaline। पीएच स्केल का हम यह डायग्राम भी बना सकते हैं। ये 0, यहाँ हम यहाँ पे 1 भी बोल सकते हैं। और ये 7 है जो कि हमारा न्यूट्रल है, और 14 यहाँ पे होगा H प्लस आयंस, और यहाँ से यहाँ होंगे हमारे OH माइनस आयंस। मैच द फॉलोइंग, इनको हम मैच करना है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की वैल्यू क्या होती है बच्चा, जो गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस का नाम बता दीजिए। हाँ हाँ सिंपल है नाम इसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2, तो हमारा गैस्ट्रिक जूस की वैल्यू हो जाएगी 1.2। सेकेंड इज टूथ डिके, हमने अभी पढ़ा था टूथ डिके कब होगा, जब पीएच वैल्यू लेस देन बिलो 5.5 होगी। नेक्स्ट इज प्योर वाटर, मैंने अभी बताया प्योर वाटर की जो प्योर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल हमारा पता है मैम किस नंबर पे आता है, 7 पे। नेक्स्ट एसिड रेन, एसिड रेन इज 5.6, वो एसिडिक है, तभी तो मम्मी बोलती है पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या होता है, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। लिटमस होता क्या है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसमें एक है फिनोफ्थेलिन है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, उसी में एक है लिटमस। तो लिटमस क्या है, एक तरह का बच्चा नेचुरल इंडिकेटर है विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम लाइकिन। हम कहाँ से लेते हैं उसको, लाइकिन से लेते हैं। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स के प्लांट से वो बिलोंग करता है। लिटमस पेपर इज अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा होता है दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट व्हिच कैन बी यूज एज अ पीएच इंडिकेटर के तौर पे हम उसको यूज करेंगे। जो पर्पल लिटमस पेपर होता है वो न्यूट्रल होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है पेपर को क्या करेगा, रेड अंडर एसिडिक। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है जैसे हम उसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ब्लू क्या करेगा, उसको चेंज कर लेगा, एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करेगा, रेड कलर देगा, और अंडर एसिडिक कंडीशन एंड रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, रेड किसमें बदल जाएगा, ब्लू के अंदर, वो भी बेसिक कंडीशन में। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है, 2 ट्रिक है ऐसे तो। एसिड का क्या बना हुआ है, बार, बार का मतलब है बच्चा ये जब ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो एसिडिक मीडियम में जैसे ही हमने उसको डाला तो वो रेड कलर दे देगा। तो
तो याद रखना एसिड का क्या बना हुआ है, बार, और इसका उल्टा करेंगे, जैसे हम लेड लिटमस पेपर को ब्लू मतलब बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर देगा। इसकी एक ट्रिक और है, अनिल, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये अनिल। अनिल का मतलब है ए से अम्ल, अम्ल का मतलब होता है एसिड। जैसे ही हम एसिड को नीला मतलब ब्लू ब्लू टिश्यू पेपर पर डालेंगे वो क्या कलर देगा, लाल, ल का मतलब लाल कलर देता है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। जो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है उसका हम डायग्राम बनाएंगे और उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ऑन एंटरिंग इनटू द ग्लास मीडियम, जैसे ही ग्लास मीडियम के अंदर, जैसे ग्लास मीडियम है उस पर रे लाइट एंटर हुई, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज लाइट रे गेट रिफ्रैक्टेड। जैसे ही, सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जब आर, तुम्हारे दो फ्रेंड्स के नाम है देखो, आर जब राजा दिव्यांश के पास में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर वो मूव किया, टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर उसने मूव किया। और जब दिव्यांश राजा के पास में गया तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गया। सिंपल इसका मीनिंग क्या है बच्चा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। दो मीडियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम दो मीडियम्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं एयर की और ग्लास सेप की। जब एयर एज कंपेयर टू ग्लास सेप, एयर क्या है बच्चा, रेयरर मीडियम है, और ग्लास सेप क्या है, डेंसर मीडियम है। और जब हम दो अलग अलग मीडियम, जब हम बात करें, मैम ऊपर हमने ग्लास रखा और नीचे हमने एयर रखी, तो जब ग्लास से एयर की तरफ मूव करेगा तो डेंसर से रेयरर मीडियम। जब कोई भी लाइट रेज राजेश से दिव्यांश के पास में आई तो वो कहाँ चली गई, नॉर्मल की तरफ। और कोई भी जब रेज दिव्यांश से राजा के पास में आई, राजा ने कोई चीज, दिव्यांश ने कोई चीज राजा को दी, तो वो अब नॉर्मल से वहां पे क्या हो गई, दूर हो गई। ऑन एंटरिंग इनटू द ग्लास मीडियम, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे क्या करेगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, जैसे कि लाइट रेज आई, इसका एंगल होना तो ये चाहिए लेकिन वो एंगल ये ना हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, साइड में क्या कर लिया उसने, मूवमेंट शो कर लिया। Get refracted on entering the glass medium. Now the ray travel along the glass slab, and now the glass slab come out by refraction from the other interior boundary. अब वो क्या करेगा, लाइट रे जो भी है वो अंदर की बाउंड्री से टकरा के वापस बाहर आएगी। Since the ray goes from glass medium to air, it again get refracted and bent away from normal. जैसे हमने पढ़ा था, जैसे डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगा तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करता है। जैसे ही एयर से ग्लास में गया, एयर से बच्चा कहाँ गया, ग्लास में गया, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में गया तो उसने क्या किया, नॉर्मल की तरह थोड़ा सा क्या कर लिया, अपना मूवमेंट शो किया। और जब वो ग्लास से एयर की तरफ गया, रेयर डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ गया, तो उसने अपना मूवमेंट क्या कर लिया, जैसे कि नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे आई, थोड़ा सा नॉर्मल रे से वो क्या हो गई, दूर चली गई। द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो इंसिडेंट रे आई और जो इमर्जेंट रे वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, state two difference in making pattern for spherical mirror and spherical lens। हमने यहाँ पे 4 डिफरेंस लिखे हैं। कम से कम बच्चा जितना तुम्हें नॉलेज है अपने उस सब्जेक्ट के लिए प्रति, उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जितना भी नॉलेज है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना नॉलेज है, आपको वो सारा नॉलेज पेपर में लिख के आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है 4 नंबर के, और 4 नंबर में हम सिंपली 2 लाइन लिख के नहीं छोड़ सकते। तो हमारा क्या, मेकिंग पैटर्न ऑफ स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर को बनाने का पैटर्न और स्पेरिकल लेंस को बनाने का। द पोल ऑफ द मिरर इज द सेंट्रल पॉइंट। हम जानते हैं जब हम मिरर की बात करते हैं तो हम उसमें पोल लेते हैं, और जब लेंस की बात हम उसमें ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। इन मिरर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो
पोल होगा वहीं से सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। और यहाँ लेंस में क्या करेंगे, हम सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट, इन मिरर वन साइड इज पॉलिश। हम जानते हैं मिरर की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो एक साइड से पॉलिश होता है और एक साइड से नहीं होता, तभी तो हमें हमारी इमेज मिरर के अंदर दिखती है। और जबकि लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ना वो इधर से पॉलिश है ना वो इधर से पॉलिश है, दोनों तरफ से वो क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। द लेंस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आर प्रेजेंट फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन शो करेगा और ये रिफ्रैक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। हम अभी पढ़ के आए हैं जब राजा दिव्यांश के पास जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और जब दिव्यांश राजा की तरफ गया तो वो कहाँ चले गए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो गया, उनकी रेज दूर खिसक जाती है। जैसे इंसिडेंट रे आई तो वो यहाँ ना जाके क्या होगा, थोड़ा सा दूर किया और उसने क्या किया, अपना मूवमेंट शो किया। From denser medium, from a denser to rarer medium, the speed of light rises when it moves from a denser medium to a rarer medium. लाइट की स्पीड कब बनती है, बढ़ जाती है from a denser to a rarer medium, जब वो denser से rarer medium में जाता है। और लाइट ट्रेवल फास्टर इन, हमें पता है कि सबसे ज्यादा लाइट किस में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कभी भी नहीं कर सकता। विच कॉज इट टू बी बेंड अवे फ्रॉम इट्स टिपिकल पार्ट, जो उसका टिपिकल पार्ट उसे क्या करेगा, थोड़ा सा उसको बेंड कर देता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 d। हमें इसकी फोकल लेंथ पता करनी है, हमारे पास पावर दे रखी है, फॉर्मूला हम सब जानते हैं P = 1/f, और हमें मीटर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, F बराबर 1/p होगा, और हमने इसकी वैल्यू हमारे पास क्या, -2, तो -2 वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, 0.5 मीटर आएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं तो तुम सब बहुत अच्छे से जानते, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तुम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा -50 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ ये माइनस क्या डिनोट करता है कि हमारे पास जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। अगर आपको कोई बोले, जैसे आपके चश्मा लेने जाओ कि आपका माइनस का चश्मा लगेगा, तो आपका कौन सा लेंस लग रहा है वहाँ पे, कॉनकेव लेंस लग रहा है। और कोई आपको बोले कि नहीं आपका प्लस का है, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। How is the energy stored which is obtained from oxidation of glucose? ग्लूकोज जो एनर्जी बनी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है और वो क्या रिएक्शन करती है। फॉर अ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी नेसेसरी एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, जो भी एनर्जी बनी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक सिंपल फॉर्म में, इसके अंदर क्या होता है, हम एनर्जी को यूज करते हैं। वेरियस पाथ ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वेरियस पाथवे, वो पाथवे जिससे कि ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, वो पाथवे कौन सा है। पहला, जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज गया, पायरुवेट बनाया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल और प्लस एनर्जी रिलीज हुई, उसके 3 मीडियम है ट्रेवलिंग करने के। अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसका ब्रेकडाउन हो, कहाँ हो बच्चा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और वो कहाँ होता है, ईच सेल के अंदर होता है, तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो, और वो कहाँ होता है, मसल सेल्स में। वो कब होगा, जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी की एक्सरसाइज कर ले, तो बॉडी में क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन की कमी आ गई। जो कमी आ जाती है तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। उसी के अंदर हम बोलते हैं ना, हमारे वो क्रैम्प्स आ गए, वो सब उसी के अंदर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब क्या होगा, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसमें CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी भी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में। और इसी पाथवे को हमें डिस्क्राइब करना है आगे। फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ग्लूकोज है हमारे पास, हम सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन करेंगे। क्या 6 से उसको कितना बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो भी पायरुवेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब वहां क्या बनेगा, इथेनॉल बनता है प्लस CO2, एनर्जी बनेगी और टेक प्लेस इन
इन द एब्सेंस ऑफ O2 N इस सेल के अंदर होता है, उसको हम अनएरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। अन का मतलब ही होता है, जिस चीज में भी बायो में AN है उसका मतलब होता है एब्सेंस, मतलब उसमें किसी ना किसी चीज का क्या है, एब्सेंस। और यहाँ पे क्या चीज एब्सेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है। पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो CO2 H2O प्लस एनर्जी बनेगी और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिएक्शन, जो कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होती है और हमारे बॉडी में ये एरोबिक रिएक्शन होती है। जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगा और वो मसल सेल के अंदर होगा। ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी इट मे कैन कॉज क्रैम्प्स, और हमारे बॉडी में जो क्रैम्प्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। What is obtained from the digestion of protein, carbohydrate and fat? जब इन तीनों का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का, तो हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है वो हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, माउथ के अंदर डाइजेशन कभी नहीं होता प्रोटीन का। स्टमक के अंदर बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक HCl प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। जैसे ही पेप्टोन्स एंजाइम, प्रोटीन का क्या करेगा, HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो सिर्फ HCl की वजह से क्या होता है, एक्टिवेट होती है। अगर HCl ना हो तो पेप्सिन एंजाइम कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी। वो HCl क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और वो प्रोटीन को किस में तोड़ देंगे, पेप्टोन्स में तोड़ देंगे। इन ड्यूडेनम, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एयर ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन पेप्टोन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड। वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टोन्स को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेयर द इंटेस्टाइनल जूस, जो जूस प्रेजेंट होता है वो क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन में, और अमीनो एसिड। लास्ट हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारा अमीनो एसिड। प्रोटीन का सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, HCl में कन्वर्ट किया, पेप्टोन्स बना, उसका फिर ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड बनाया, और एट द लास्ट हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ एक लौती ऐसी चीज जिसका डाइजेशन माउथ के अंदर होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर, जिसका डाइजेशन मुंह के अंदर से स्टार्ट होता है, बाकी किसी का डाइजेशन मुंह के अंदर नहीं होता। इन माउथ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज, स्टार्च क्या बनाएगा बच्चा, माल्टोज बाय सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो कि हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर करता है। इन स्टमक in acid medium the function of ptyalin enzyme is lost, so no change of carbohydrate occur, और यहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट का चेंजेस नहीं होता है। और ड्यूडेनम में देखें तो the acidic medium is neutralized by intestinal juice in intestine, the carbohydrate splitted enzyme of intestine, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में। डाइजेस्ट ऑल द डाइसैकेराइड, और सारे डाइसैकेराइड को क्या कर देगा, यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फैट, लास्ट चीज है हमारी, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले माउथ के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक के अंदर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट बट इट इज इनएक्टिव ड्यू टू द एसिडिक मीडियम। हम भी जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, इसलिए पूरा मीडियम वहाँ क्या होगा, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होगा, ये स्टमक के अंदर ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगी। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फैट ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। फर्स्ट स्टेप ऑफ फैट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल साइज, सबसे पहले फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। तो द डाइजेस्टिव एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पहले उसको फैट को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन होना। फैट का क्या हुआ, बाइल प्लस एजिटेशन ने क्या किया, इमल्सिफाई किया फैट को, फिर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम उसने क्या किया, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स बनाए। ट्राइग्लिसराइड्स ने क्या किया, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स बनाए। डाइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन क्या, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स बने, और मोनोग्लिसराइड लास्ट में क्या बना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। प्रोटीन
क्या बनाएगा, पेप्टाइडेज एंजाइम से अमीनो एसिड जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, न्यूक्लियोडाइज एंजाइम लैक्टेज एंजाइम फॉस्फोरिक एसिड और शुगर बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स क्या बनाएंगे, सुक्रेज एंजाइम के नाइट्रोजन बेस और शुगर का फॉर्मेशन करेंगे। What are nephron? Draw the structure of nephron. Nephrons क्या होते हैं बच्चा, ये पता है नेफ्रॉन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो हमारी किडनी की है। हमारा ब्लड का सारा फिल्ट्रेशन है वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर ही होता है। नेफ्रॉन क्या करेगा, सारा जो ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन यूरिन का जो है सारा वेस्ट प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन है वो सब नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। द अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द कर्व शेप वुमेन्स कैप्सूल। ये जो कर्व शेप है इसको अपन क्या बोलेंगे, वुमेन्स कैप्सूल। while the lower part is like a tubule, जो लोअर पार्ट उसमें ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, पीसीटी पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये वाला पार्ट होगा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये सारा जो भी यूरिन होगा वो सारा कलेक्ट होकर एक साथ में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। वन इफ each woman's capsule there is the tuft of capillaries called glomerulus। ये जो ऊपर टफ जो गुच्छा बना हुआ है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरीज के गुच्छे को glomerulus। One end is connected to renal artery which brings nitrogenous waste। एफरेंट आर्टरी यहाँ पे लेके आती है और इफरेंट यहाँ पे क्या होगी, लेके जाती है। वेस्ट ब्लड टू किडनी, द अदर एंड इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज अल्टीमेटली जॉइन रेनल वेन। आगे जाके क्या ज्वाइन करेगी, रेनल वेन्स को ज्वाइन कर। द ट्यूब्यूल्स पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ, ये सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाके किस में ओपन होगा, हमारे कलेक्टिव डक्ट के अंदर। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, जो भी अमाउंट यूरिन का बना है उसे हम कैसे रेगुलेटेड करेंगे। the amount of urine largely depend on the amount of water reabsorbed। the amount of water reabsorbed depend on, जो भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा। हम जानते हैं जब ना हम ज़्यादा पानी पीते हैं हमारा यूरिन लिक्विड फॉर्म में होता है, जितना इंसान कम पानी पिएगा उसका यूरिन लिक्विड फॉर्म में कम रहेगा। when the large amount of water is when the amount of water is high in body, जब हमारे अंदर वाटर की अमाउंट ऑलरेडी हाई है, the large amount of urine is excreted out, तो क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज आउट होगा। when water is less, the less amount of content is excreted out, तो जो वाटर का जो कंटेंट होगा, अगर हमने पानी पिया ही कम है, पानी के अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर की कमी है तो कम पानी जो होगा बॉडी से बाहर एक्सीट आउट होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट बॉडी नीड मोर वाटर टू एक्सीट आउट। इनको जो वाटर पानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा पानी चाहिए अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ यूरिन कैन बी रेगुलेटेड बाय हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, एडीएच होता है और एल्डोस्टेरॉन होता है। एंड एलडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी। किडनी का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको वो इंक्रीज करेगा, बोलेगा किडनी को जाओ भाई थोड़ा पानी ज्यादा रीअब्जॉर्ब करो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी की कमी है और बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिन के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी में हम सिग्नल्स ट्रांसफर हो गए हाइपोथैलेमस से कि भाई जाओ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जाओ और अब किडनी को बोलो कि पानी कम से कम बॉडी से बाहर निकले, तो बॉडी वाटर का क्या करे, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस बाय एडिनल क्वार्टल, जो एड्रिनल कॉर्टल जो हार्मोन रिलीज करते वो क्या करेगा, Na+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डिफ्यूजन के थ्रू।
ये आज की हमारी पूरा मॉडल पेपर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।